तो वहाँ पे आज हम क्लास 9 के तहत सोशल साइंस में इतिहास में लेसन नंबर 2 लेकर के आए हैं, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। जो पहला लेसन था कंप्लीट करा दिया, अब दूसरा लेसन पढ़ेंगे। तो देखिए, यूरोप में जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो फ्रांस में हुई थी। फ्रांस में जब क्रांति की शुरुआत हुई, वहां पर आंदोलन चलाए गए, तो यूरोप के कई देशों में इस क्रांति ने एक विराट अर्थात बड़ा रूप ले लिया और कई देशों में आंदोलन शुरू हो गए, जिसके तहत लगभग संपूर्ण यूरोप में लोग समाजवाद की स्थापना चाहते थे, जिसके तहत यूरोप में जो वर्ग आपको हमने बताए थे वो बटे हुए थे 3 भागों में, एक उदारवादी, प्रभुवादी, अब तीसरा निकल करके आता है रेडिकल। ये रेडिकल क्यों? क्योंकि कालांतर के पश्चात लोगों की विचारधाराएं बदलती जाती हैं, इसी कारण से ये रेडिकल जो समाज था इसकी विचारधाराएं थोड़ी बदली हुई थी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उदारवादी कौन थे। पिछली बार भी पढ़ा दिया है, उदारवादी समय बीतने के पश्चात उनकी विचारधारा में भी परिवर्तन हुआ, जिसके तहत उदारवादी लोग सभी धर्मों को एक समान मानने के समर्थक थे, क्योंकि उस समय क्रिश्चियन अर्थात ईसाई धर्म का बोलबाला था, मतलब प्रभुत्व था। तो ये लोग ये भी चाहते थे, उदारवादी लोग, कि हमारे समाज में जो पोप हैं ईसाई धर्म से भी होते थे, तो आगे आने वाले समय में उनके रिश्तेदार ही पोप के पद पर आसीन होते थे। तो इस प्रकार से वंशवाद के विरोधी भी थे उदारवादी, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को एक समान अधिकार भी मिलना चाहिए, अर्थात ये अधिकारों के, एक समान अधिकारों के भी समर्थक थे। लेकिन उदारवादियों में एक कमी थी, ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लिखा भी है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार समर्थक नहीं थे। ये मात्र पुरुषों के वोट डालने के समर्थक थे, जबकि इन्होंने ये कहा था, इनका विचार था कि महिलाओं को मत देने से बिल्कुल अलग कर दिया जाए, अर्थात उन्हें मत देने का अधिकार नहीं। इनका ये मानना था उदारवादियों का, केवल पुरुषों को ही अधिकार दिए जाए, वोट डालने के जो अधिकार हैं पुरुषों को दिए जाए, महिलाओं को नहीं। जबकि रूढ़िवादी जो लोग थे, ये भी आपको हमने बताया है कि रूढ़िवादी लोग पुरानी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए ये कृत्रिम विकास के समर्थक थे, क्योंकि ये पुरानी परंपराओं को छोड़ना भी नहीं चाहते थे। जो राजतंत्र था, राजतंत्र से संबंधित जितना भी मतलब उनके जो रूल होते थे, उनमें थोड़े थोड़े बदलाव करना चाहते थे, अचानक अर्थात एक मतलब बड़े रूप में बदलाव नहीं चाहते थे। जबकि रेडिकल, इनका क्या मानना था? इनका मानना यह था कि मात्र उदारवादी और जो रूढ़िवादी थे, ये दोनों लोगों ने महिलाओं की ओर ध्यान नहीं दिया, महिलाओं के अधिकारों की ओर ध्यान नहीं दिया। इसी कारण से रेडिकल समूह के जो लोग थे, रेडिकल जो समाज था, उनका मात्र उद्देश्य था कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए जाए, या हम महिलाओं की सुरक्षा के अधिकारों के समर्थन करेंगे। इस कारण से आंदोलन भी किए, क्योंकि महिलाओं को कोई समाज में विशेष अधिकार ही प्राप्त नहीं थे, ना तो उन्हें वोट डालने का अधिकार था और ना ही पुरुषों के बराबर उनको अधिकार दिए जाते। तो इस कारण से ये 3 जो यहाँ पर ग्रुप दिए गए हैं,
समाजवाद के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु माने जाते हैं, क्योंकि इन तीनों समूहों ने ही यूरोप में समाजवाद को जागृत किया था। अब यूरोप में समाजवाद की अवधारणा धीरे धीरे बढ़ती चली गई। जो गरीब मजदूर होते थे, क्योंकि औद्योगिकीकरण भी उस समय होता चला जा रहा था, 19वीं शताब्दी के आसपास औद्योगिकीकरण भी बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा था, अर्थात उद्योगों की स्थापना, बड़े बड़े शहर बसाए जा रहे थे, रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे थे, इसके साथ ही बड़े बड़े उद्योग भी लगाए जा रहे थे, जिसमें महिलाओं को, पुरुषों को और बच्चों को भी काम दिया जाता था। लेकिन स्थिति जस के तस बनी हुई थी। क्यों बनी हुई थी? क्यों कि उस समय जो उद्योगों की स्थापना हो रही थी वो पूंजीपतियों के उद्योग थे। उनका जब मन होता था उद्योगों में से मजदूरों को निकाल देते थे, क्योंकि मशीनीकरण की जो प्रक्रिया आ चुकी थी, यंत्रीकरण। इस कारण से आर्थिक व्यवस्था तो जस के तस बनी हो रही थी, अर्थात लोग बेरोजगार अभी भी थे। पुरुषों से अत्यधिक काम लिया जाता था, उनके काम करने का समय निश्चित नहीं था, उनको कोई विशेष अधिकार अर्थात अधिकारों में समानता भी नहीं थी। इसी के साथ ही समाजवादियों के कुछ विचार आए। सबसे पहला आता है रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन का क्या मानना था? इनकी भी एक कल्पना थी कि यूरोपीय देशों में एक ऐसा समाज हो जिसको एक समानता से अधिकार प्राप्त हो, अमीर आदमी गरीबों का शोषण ना करे। इस कारण से उन्होंने नया समन्वय नामक एक समुदाय की स्थापना की। इस समुदाय की स्थापना करने का इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि अगर हमारे इस समुदाय का जितने से अधिक अगर लोग समर्थन करेंगे तो निश्चित है हम यूरोप में समाजवाद को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। जबकि लुई ब्लॉक का क्या मानना था या क्या विचार था? लुई ब्लॉक का मानना था कि सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे रहे थे, अर्थात जो पूंजीपतियों के उद्योग थे उसके ये विरोधी थे कि पूंजीपतियों के उद्योग नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूंजीपतियों के अगर उद्योग ज्यादा से ज्यादा स्थापित होंगे तो निश्चित है कि गरीब जो वर्ग है उसका कभी भी शोषण का अंत नहीं होगा। इस कारण से इनका मानना यही था कि सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा, अर्थात जिसे पर समाज का नियंत्रण, समाज का एक सरकार का नियंत्रण, जबकि कार्ल मार्क्स ये संपूर्ण संपत्ति पर समाज का नियंत्रण चाहते थे, क्योंकि उस समय चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी लोग कारखानों में जब काम करते थे तो महिलाओं की और पुरुषों की सैलरी अलग अलग होती थी, अर्थात वही काम पुरुष करते थे वही काम महिलाएं करती थी, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम वेतन दिया जाता था, ना ही उनके काम करने का समय जो था वो निश्चित भी नहीं था। तो इनका मानना यही था कि अगर पूंजीपति जो लोग हैं उनके उद्योगों का ही अगर विकास होता रहा, संपूर्ण संपत्ति पर अगर समाज का नियंत्रण नहीं हुआ तो जो लाभ होगा उद्योगों से वो मात्र पूंजीपति ही बांट लेंगे, क्योंकि मैंने जो उनका लाभ होता है वो मजदूरों के श्रम के माध्यम से ही उन्हें लाभ होता है, ना कि वो स्वयं इतना अत्यधिक मजदूरों की तरह श्रम करते हैं। जो पूंजीपति थे मजदूरों की तरह थोड़ी श्रम करते हैं, मजदूर ही श्रम करके उनको लाभ देते हैं और वो एक मोटी रकम कमाते हैं, मोटी रकम का लाभ होता है, जबकि मजदूरों के द्वारा दिया गया लाभ मजदूरों को नहीं मिल पाता है, उन उद्यमियों को मिल पाता है, अर्थात उन पूंजीपतियों को मिल पाता है जो उसके मालिक होते हैं। तो
कार्ल मार्क्स ने भी यही कहा है कि उनकी संपूर्ण संपत्ति पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए, अर्थात जिस उद्योग को जिस समाज में स्थापित किया जाए तो उनका जो लाभ होगा उस पर एक निश्चित समाज का नियंत्रण, अर्थात पूरा का पूरा लाभ उन्हीं उद्यमियों को नहीं मिलना चाहिए। उस लाभ का कुछ अंश, कुछ हिस्सा मजदूरों में खर्च कर देना चाहिए, अर्थात मजदूरों को भी बांट देना चाहिए। ये कार्ल मार्क्स के विचार थे। आगे वाले मतलब जो पॉइंट्स हैं वो आप पढ़ेंगे। ठीक, इतना ही आपके लेसन